बात रही एमआईएम की, तो यहाँ मैं एक बात क्लियर बता दूँ कि किशनगंज जिला जो है गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल रही है। यहाँ पर ऐसी पार्टी का जो है बिल्कुल बायकॉट किया जाएगा जो धर्म की राजनीति करे। कि बात रही एमआईएम के जो नेता हैं ओवैसी साहब, मैं उनसे एक मर्तबा कहूँगा कि साहब किशनगंज ही हिंदुस्तान में किशनगंज या कश्मीर नहीं है। बीजेपी भी जो सेकुलर पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी हलचल को लेके प्रत्याशी और प्रतिनिधियों से तीखे सवालात किए जा रहे हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं आपके अपना चैनल में शाहनवाज आलम कल्लू भाई, जो कि कल्लू भाई के नाम से मशहूर हैं। वो जाप के प्रखंड अध्यक्ष हैं और एक युवा नेता हैं जो युवाओं के लिए बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और इस बार ठाकुरगंज विधानसभा से जाप से जन अधिकार पार्टी से विधायक के प्रत्याशी हैं। तो चलिए पहले भाई से बात करते हैं, उनके तारुफ लेते हैं। भैया, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप क्या करते हैं, कौन है? मैं शाहनवाज उर्फ कल्लू, जन अधिकार पार्टी से ठाकुरगंज प्रखंड अध्यक्ष, शाह पंचायत समिति ठाकुरगंज। सबसे पहले मैं भाईजान आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके चैनल्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग काफ़ी दूर से आए और हमसे मिलने के लिए। तो मैं आपके साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोग जो है हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको पूरी इलेक्शन की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से देखने को मिले। तो भैया, आपसे पहला सवाल यह है कि आप पहले से समिति हैं, पंचायत समिति हैं और प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, तो आपको विधानसभा इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरा सोच है कि विधानसभा चुनाव वही लड़े जिसको मानव सेवा करने का भाव हो। चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं होता है सर। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे पिछड़ा है तो बिहार में सबसे पिछड़ा ज़िला है तो किशनगंज, और किशनगंज में अगर सबसे पिछड़ा है तो ठाकुरगंज। आखिर इसका कारण क्या है? अगर आपको लगे तो मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के आपको बता दूं। देखिए, हमारे यहाँ पर जो है आज तक आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे जो बाप दादा हैं ये पार्टी को वैल्यू दिए हैं। हमारे जो दादा परदादा थे वो पार्टी को वैल्यू दिए थे। तो आज जिसका नतीजा हम लोग भोग रहे हैं, सीधा फंडा ये है सर कि आज देखिए पटना में बैठ करके पूरे बिहार का रणनीति तैयार होता है। पटना में आरजेडी वाले तैयार करके रखे हैं कि मेरा जो है बिहार में 60 सीट है। जेडीयू वाले तैयार करके रखे हैं कि मेरा तो 70 सीट है भाई। कांग्रेस तैयार करके रखे हैं मेरा 40 सीट है। बीजेपी बोलते हैं कि मेरा 30 सीट है। इस तरीके से ये लोग गठबंधन, सर गठबंधन जो है ये गठबंधन चीज़ हमको समझ में नहीं आया आज तक। और मेरा चुनाव लड़ने का मकसद ये है, मेरा जीतना मकसद नहीं है सर। मेरा लोगों को जो है आने वाले कल में हम लोगों का जो पीढ़ी है वो पीढ़ी का भविष्य कैसे सुधरे, बस लोगों के जहन में हमको ये डालना है। जिस तरीके से अभी जैसे मैं बता रहा था कि बिहार में गठबंधन, आज तक हमने किसी मजदूर के लिए गठबंधन करते हुए नहीं देखा सर। हमने आज तक किसी किसान के लिए गठबंधन करते हुए नहीं देखा। हमने किसी को
बिहार में जो बेरोजगारी है इसको ख़त्म करने के लिए कोई पार्टी आज तक गठबंधन नहीं की सर। दुख इस बात की है कि आज़ादी के 74 साल बाद भी हम लोग गुलामी की ज़िंदगी जीने में बेबस हैं। तो मेरा असल मकसद यही है कि लोगों तक हमारी बात पहुंचाना कि ये पार्टी क्या चीज़ है सर। आज पार्टी के नाम पर लोग जो है हम लोगों को 74 सालों से ठग रहे हैं। कभी कांग्रेस आकर के ठगा, तो कभी आरजेडी आकर के ठगा, कभी बीजेपी आकर के ठगा, कभी कांग्रेस आकर के कांग्रेस आकर के ठगता है। तो मेरा असल मकसद है चुनाव लड़ने का कि लोगों को जगाना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, जो पीढ़ी हम लोग तो जो है जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी ये जो है इनको हम लोगों जैसा दिन ना देखना पड़े। बस मेरा यही मकसद है चुनाव में आने का। जैसे कि आपके जो आला कमान है पप्पू यादव जी, पहले वो आरजेडी में थे, फिर से वो अपनी पार्टी गठन किया और उसको बढ़ाते हुए आज किशनगंज में बड़े दिनों से यहाँ पे पार्टी है। और जिस तरह से वो अपना पार्टी को लेकर के मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत बार वीडियो में भी दिखाया गया है, खास करके बाहर के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में वो लोगों के लिए दिन रात कर दिए सेवा करने के लिए। ऐसे में आप लॉकडाउन में क्या किए? हमारे एक दोस्त का सवाल है। जी बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे नेता पप्पू यादव जी जो है, ये नेता नहीं है बल्कि ये एक बेटा है। बिहार में बेटा ही कर सकता है हर, मानकर चलिए, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना जैसा महामारी बीमारी हो, इस बीमारी के बीच में हर इंसान तक पहुंचना एक बेटे के अलावा नेता नहीं कर सकता सर। बाकी रही हमारी बात कि लॉकडाउन में हमने क्या किया, जिस तरीके से हमारा नेता चला उसके जो है सिद्धांत पर हमने भी चला। कई मर्तबा हमने मुंबई में कई जगहों पर जो है सामग्री भेजने का काम किया। हमारे मुंबई में जो है कुछ लोग हमारे ठाकुरगंज के फंसे हुए थे, जैसे कि भादगांव पंचायत के हो गए, पटिश्री पंचायत के हो गए, हमारे कनकपुर पंचायत के हो गए, और दिगल बैंक से पदमपुर पंचायत के भी हमारे कई साथी थे, लेकिन उन तक हमारा सामग्री नहीं पहुंच पाया था किसी कारणवश। बाकी लोगों को हम लगभग जो है 200-300 लोगों को हम सामग्री भेजने का काम किया। उसके अलावा हम लॉकडाउन से लेकर अब तक लोगों के बीच में रहा, चाहे एक प्रतिनिधि होने के हैसियत से हो या फिर जो है समाज में जो है समाज का बेटा होने के नाते हो। हमने लोगों के पास गए और लोगों को जो है समझाने का भी काम किया। और कई मर्तबा जो है हमारे प्रवासी मजदूरों के बीच रह करके सरकार द्वारा जो भी उनको जो है किट्स वगैरह बांटा जाता था, हम वो ब्लॉक से लेकर के उनको देने का काम किया, हम लोग किए हैं। आप इस बार विधानसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो इस बार आपका मुद्दा क्या है? किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों से वोट मांगने का काम करेंगे? कुछ मुद्दों को बताएं। देखिए सर, अभी मुद्दा तब होता है जब राजनीति आती है ना। हम अक्सर देखते हैं कि राजनीति में ही लोग मुद्दा तैयार करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि अभी जो सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई मुद्दा है तो बेरोज़गारी। आज हम लोग बेरोज़गारी का आलम है, और सब इससे बड़ा हमको नहीं लगता है कि कोई मुद्दा होगा। और यही मुद्दा को लेकर के हम लोग जो है लोगों के पास भी जाएंगे। अभी अररिया में हमारे सांसद महोदय, पूर्व सांसद पप्पू यादव जी आए थे, तो उन्होंने अनाउंस किया था वहाँ पर कि मेरी पार्टी को कोई सीट मिले या ना मिले, लेकिन सीमांचल के अंदर मैं 25 ऐसी फैक्ट्री दूंगा जिसमें लाखों लोग काम करेंगे। तो हमारा जो है सीधा फंडा है सर कि हम लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग रोज़गार देने के लिए काम करेंगे। और चुनाव लड़ने का मकसद यही है कि लोगों को जागरूक करना और लोगों को रोज़गार देना। और दूसरी बात तो जैसे कि शिक्षा को ले लीजिए आप, स्वास्थ्य को ले लीजिए आप, ये सब चीज़ें जो है नॉर्मली है, ये कोई जो है मुद्दा नहीं है सर। और बाकी रहा विकास, तो विकास एक छोटा सा मुद्दा है, ये होगा चाहे विधायक आपका जो हो, कोई भी हो,
विधायक लंगड़ा लूला अंधा भी होगा ना तो सर विकास होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आपके ठाकुरगंज में 2 करोड़ रुपए का फंड आना है तो वो आएगा, किसी भी एंगल से वो फंड आना है, काम होना है। जी सर एक सवाल है बाबुल शेख साहब का। उनका कहना है कि आप बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियों को बायकॉट क्यों करते हैं? सर हमने बताया कि सभी राजनीतिक पार्टी हमारे लोगों को ठगने का काम किया है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हर दल के, हर समाज के लोगों को ये पार्टियां ठगने का काम किया है। चाहे बीजेपी ठगा हो, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये सब जो है 74 साल से ठग रहे हैं सर। तो मेरा जो है बाइकआउट करने का यही है कि जो है हर पार्टी जो है हम लोगों को ठगा है आज तक, लेकिन दिया कुछ नहीं है सर। आज बदहाली, बिहाली, बेरोजगारी जो है हमारे यहाँ पर आपको चंद कदम पर मिल जाएंगे। और हमारे युवा जो है, आप कहीं पर भी खड़ा होकर के पूछिएगा कि रोजगार है आपके पास, तो आपको 90% 95% लोग कहेंगे कि कोई रोजगार नहीं है भैया। इसी कारण से मैं तमाम पार्टियों का जो है बाइकआउट करता हूं कि ये पार्टी वाले जिस दिन इनको आप झटका दे देंगे ना सर, जिस दिन झटका लग जाएगा ना, तो ये हर गांव में पहुंचेंगे। ये जो सरकार बना लेते हैं, सरकार बना करके प्रदेश में बैठते हैं, वहां पर मंत्रियों का जो है गठन होता है हर विभाग का, लेकिन एक भी मंत्री क्षेत्र में घूमते हुए हमने नहीं देखा। तो सही मायने में अगर पूछे तो मेरा बाइकआउट करने का सिर्फ यही एक कारण है कि सभी पार्टियां जो है लोगों को ठगा है, ठगने के अलावा कुछ नहीं किया है। जी सर मेरे एक दोस्त है प्रिंस खान सुजापरी साहब, उनका एक सवाल है कि एक परिवार है जिसका कुछ टका कोई रंगदारी करके हड़प करके रखा है। 5 लाख में से 1,38,000 टका दिया है और 3,62,000 अभी उनके पास फंसा हुआ है। तो यहाँ के लोग, यहाँ के समाज सेवी लोग उसको कैसे, उस चीज़ को कैसे सोल्यूशन करेंगे और नहीं कर पाए अभी तक। वो लोग अभी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं मुझे यहाँ के लोगों का नाकामी दिख रहा है इसमें। सर कहाँ के लोगों की नाकामी दिख रही है, आप ये बात बताइए, कहाँ के लोगों की? ये काम आप देखिए, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज में 1000 भूमाफिया मिलेगा आपको सर, और हजारों की गिनती में लोगों के पास ठगी का मामला आया है। आप अगर नज़र उठा करके देखेंगे तो 1000 गरीब ठगी का शिकार हुआ है सर। सिर्फ एक आदमी को आप लेंगे तो नहीं। अगर आपको इस मुद्दा को प्रिंस साहब को अगर उठाना है तो सिरे से इसको ले, सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर के इस मुद्दा को। बाकी रहा वो दंपति अगर कहीं परेशान हैं तो उनको जो है कानून का सहारा लेना चाहिए, मेरे ख्याल से कानून का सहारा लेना चाहिए। एसपी साहब के पास जो है वो जाए, अपना जो है फरियाद लेकर के। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि हमारे किशनगंज जिला के एसपी कुमार आशीष साहब इतने बेहतरीन इंसान हैं, और जो है मैं तो उनको जो है न्यायपालिका के नज़र से देखता हूं, और ऐसे दोषियों को जो है वो सज़ा देने का भी काम करते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो दंपति आपके पास आए और आपको साथ में लेके चले एसपी के पास, तो क्या आप उनके साथ चलेंगे? बिल्कुल मैं जाऊंगा, नेक काम करने के लिए बिल्कुल मैं जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आपकी पार्टी इस बार कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी? देखिए ये अभी फाइनल नहीं है, लेकिन पूरे बिहार में पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन आला कमान का जैसा जो है दिशा निर्देश होगा, अभी फाइनल नहीं हुआ है। जैसे फाइनल होगा हम लोग जो है इसको सिरे से रखेंगे। और एक सवाल और है सर, क्योंकि पप्पू यादव जी से कभी कभी सुनने में आ रहा है कि वो गठबंधन करेंगे, तो किन पार्टियों के साथ करेंगे? जैसे कि अब मीम में एक नई पार्टी आई है, और मीम के आने से कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को नुकसान है, क्योंकि आपके वोट काटेंगे लोगों का कहना है। चाहे तो महागठबंधन का वोट काटेंगे या फिर पप्पू यादव जी का वोट काटेंगे। तो ऐसे में आप किस पार्टी से आप लोग गठबंधन करना पसंद करेंगे? देखिए गठबंधन के बारे में मैं आपको बताया कि गठबंधन के बारे में हमको समझ में नहीं आ रहा सर। हमारा नेता माननीय पप्पू यादव जी गठबंधन करते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अच्छी बात है, मैं उनके साथ हूं, उनके विचारधारा के साथ हूं, लेकिन मुझे गठबंधन समझ में नहीं आ रहा है सर।
मुझे गठबंधन समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको मैं बताया पहले ही कि सरकार बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए गठबंधन, लेकिन एक गरीब के हक की आवाज़ उठाने के लिए गठबंधन क्यों नहीं करते हैं नेता लोग? किसानों का मुद्दा उठाने के लिए गठबंधन क्यों नहीं करते हैं सर? तो गठबंधन हमको समझ में नहीं आता। बात रही एमआईएम की, तो यहाँ मैं एक बात क्लियर बता दूँ कि किशनगंज जिला जो है गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल रही है। यहाँ पर ऐसी पार्टी का जो है बिल्कुल बायकॉट किया जाएगा जो धर्म की राजनीति करे। मेरा कहने का मकसद, अगर आप एक तबके के लोगों को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं तो आप यहाँ राजनीति में जो है नहीं कर सकते हैं किशनगंज जिला में विशेष रूप से, क्योंकि हम लोग यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल रही है। जब किसी हिंदू भाई के यहाँ जो है दिवाली में हम लोग मिठाई खाने के लिए पहुंचते हैं, हमारे यहाँ ईद होता है, हम लोग उनको सवाई खिलाने के लिए बुलाते हैं। तो यहाँ एक तबके की राजनीति नहीं होगी। बात रही एमआईएम के जो नेता हैं ओवैसी साहब, मैं उनसे एक मर्तबा कहूँगा कि साहब, किशनगंज ही हिंदुस्तान में किशनगंज या कश्मीर नहीं है। किशनगंज में हर एक जगह मुसलमान पाए जाते हैं, कहीं 2% में, कहीं 3% में, कहीं 1% में, कहीं 10% में। किशनगंज मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ के लोग कुछ लोग अगर आपका स्वागत किया है तो ये मतलब नहीं कि आप आए स्टेज पर कुछ भी भाषण कर दिया। मेरा कहने का सही अर्थ ये है कि आप ऐसा भाषण ना दे कि जहाँ हमारे 2% भाई हैं वहाँ पर उनको दहशत हो, वहाँ उनको डर हो, वहाँ उनका भय हो। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर बराबर का हक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, हरिजन हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई भी जो है बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो। तो मैं किशनगंज से लोगों से भी जो है ये अपील करूँगा कि आप लोग जो है ऐसे लोगों का सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को जो है असेंबली भेजने का काम करें जो हक की आवाज़ उठाएं, बल्कि जात पात की राजनीति ना करें। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि एमआईएम सिर्फ एक ही कम्युनिटी को लेकर चलती है और कहता है कि वो सेक्युलर पार्टी नहीं है, जबकि एमआईएम के जो सदर हैं उनका कहना है कि एमआईएम मुस्लिम, दलित और महादलित सभी की पार्टी है। तो ऐसे में आप फिर उस पर ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं वो जाति की राजनीति करते हैं? सर, ये एक इंसान बोलने से नहीं होता है। आप पूरे हिंदुस्तान में घूम करके देखिए, ये हम मान रहे हैं, आप मान रहे हैं, ओवैसी साहब बोल रहे हैं, हम लोग समझ सकते हैं, नेता दल के लोग समझ सकते हैं, लेकिन हमारे भाई जो हमारे लोग, हमारे अवाम हैं, इनको समझ में नहीं आता है। इनको ये समझ में आता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। और जो है बीजेपी भी जो सेकुलर पार्टी है, लेकिन लोगों को लगता है कि जो है आरएसएस जो है हिंदुओं की पार्टी है। हालांकि जिस तरीके से लोग आरएसएस को जो है जिस नज़रिया से देखते हैं, और उसी तरीके से जो है हमारे समाज के हिंदू भाई, दलित भाई, ये जो है एमआईएम को जो है एक कट्टरवादी के नज़रिया से देखते हैं। बिल्कुल सीधा फंडा है कि जो है दुनिया में सारे लोग हिंदुस्तान के बोलते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। चलिए सर, आप पहले बोले हैं कि भाजपा भी एक सेक्युलर पार्टी है, लेकिन कुछ दिनों पहले एनआरसी जैसे काला कानून जो मुसलमानों के विरुद्ध एक चुनौती भरा जंग था, उसको वो पारित किए, और उसके समर्थन में जदयू, हमारे जो अभी मुख्यमंत्री है जदयू के, उन्होंने भी, उसकी सरकार ने भी उसको सहमति दी। तो आप एमआईएम को एक जातिवाद पार्टी बोल रहे हैं और भाजपा को सेक्युलर बोल रहे हैं, तो इसमें मैं क्या समझूं? सर, आपने सुना नहीं, हमने आपको कहा कि भाजपा को लोग जो है सेकुलर समझते हैं, लेकिन और जिस तरीके से लोग भाजपा को सेकुलर समझते हैं, उसी तरीके से लोग जो है इनको जो है ये सेकुलर है। मैं आपको नहीं कहा कि सेकुलर नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं सेकुलर। लोगों के नज़र में है, हिंदुस्तान के नज़र में कट्टरवादी मुसलमान की पार्टी है, और जो है बीजेपी को लोग जो है कट्टरवादी हिंदुओं की पार्टी समझ रहे हैं, आरएसएस के साथ। मेरा ये कहना है। एनआरसी में जब एनआरसी लगी हुई थी तो उस समय आपका क्या योगदान रहा?
अपने क्षेत्र में? क्षेत्र में क्या सर, हमने कई जगह पर जो है एनआरसी में जाकर के हम जो है बोले हैं कि जो है ये बिल्कुल जो है हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। जो एनआरसी जो पारित हुआ है हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 41 में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में जाति विशेष पर कोई कानून नहीं बना सकता है, लेकिन जाति विशेष पर कानून बनाया गया सर। इसका घोर विरोध करते हैं हम, अभी भी करते हैं, उससे पहले भी किए हैं, जगह जगह जो है प्रोग्राम करके बोलने का काम किए हैं। क्योंकि अभी एनआरसी की अपना बिहार में लागू नहीं होगा, नीतीश कुमार जी ने क्लियर बोला है। लेकिन नीतीश कुमार जी का छवि जो है पलटू राम जैसा है, वो कभी भी पलट जाते हैं। महागठबंधन के नाम पे वोट मांगे लोगों से झोली फैला करके कि आप भाजपा के खिलाफ हमें वोट करें, हमें जिताने का काम करें, लेकिन वहीं पे वो भाजपा के साथ मिल गए लोगों को धोखा दे करके। इसी तरह वो एनआरसी अभी बोल रहे कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन क्या पता फिर से जीतने के बाद वो अगर लागू करें तो उसमें आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए सर, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूँगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कहाँ मिला है? यदि आप दिला दिए हैं तो आप एनआरसी को बिहार में नहीं लागू करेंगे। सिंपल फंडा है, क्योंकि बोलते हैं ये राजनीतिक वादे हैं। इस पर जो है यही मेरा जो है असल मकसद है चुनाव में आने का, कि लोगों को बताने का, लोगों को जो है मोटिवेट करने का, लोगों को जो है मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पार्टियों के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको वोट तो करना है, नेता को वोट ना करें, बेटा को वोट करें। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे शाहनवाज कल्लू साहब, बड़े भाई जाप के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और इनसे हमारी बातचीत हुई, चुनावी हलचल को लेकर के बातचीत हुई, और ये विधानसभा इलेक्शन के प्रत्याशी हैं। तो दोस्तों, मैं आज अपना बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चुनाव से कुछ दिन पहले फिर भाई से मिलूँगा और फिर बात होगी विस्तार रूप से। आज के लिए इतना ही। मेरे साथी कोने नसर के साथ मैं रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गांव के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।